तो कैसे हैं आप लोग? एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक नया टॉपिक का नाम हमारे वर्ल्ड बैंक, जिसे विश्व बैंक भी कहते हैं। तो आज इसके बारे में बातचीत करेंगे। शुरुआत करते हैं इसके बारे में। सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि जो हमारी प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध के होने के बाद सबसे बड़ी एक समस्या आई थी। सबसे बड़ी समस्या क्या थी? हमारे 1929 की महामंदी। अर्थात जब बड़े बड़े युद्ध होते हैं तो युद्ध होने के बाद सभी राज्य या सभी देश क्या करते हैं? संरक्षणवादी नीतियों को अपनाना शुरू कर देते हैं। अब इस संरक्षणवादी नीतियों के अंतर्गत क्या होता है? संरक्षणवादी नीतियों के अंतर्गत प्रत्येक देश अपने आयात को तो निश्चित करता है, अर्थात आयात को कम करने का प्रयास करता है और निर्यात को बढ़ाने का प्रयास करता है। साथ ही साथ क्या, जितने भी विश्व युद्ध होते हैं तो विश्व युद्ध होने के बाद सबसे बड़ी समस्या होती है एक दूसरे देशों पर अविश्वास की, और साथ ही साथ व्यापार में घटोतरी होनी शुरू होती है। व्यापार में घटोतरी शुरू होती है, साथ ही साथ जो हमारी बड़े बड़े संस्थान होते हैं ये हमारे क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, टूट जाते हैं, खराब हो जाते हैं। तो इस वजह से क्या है, देश दुनिया के अंदर क्या है, व्यापार ठप होने लगता है और महामंदी की स्थिति आ जाती है। और ऐसी ही एक महामंदी, वैश्विक महामंदी आई थी हमारे 1929 के समय। अब हमारे दूसरा विश्व युद्ध हुआ। दूसरा विश्व युद्ध के समय एक ही डर लगा पूरी दुनिया को, जब हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ बना। तो संयुक्त राष्ट्र संघ बना तो उस समय एक ही डर लगा कि कहीं वैसी स्थिति दोबारा ना आ जाए। क्या वैसी स्थिति दोबारा ना आ जाए जिसमें हम दोबारा से विश्व महामंदी का सामना ना करना पड़े। इसलिए सारे के सारे देश एक जगह इकट्ठा होते हैं। एक जगह इकट्ठा होके वो जगह थी ये हमारी ब्रेटन वुड्स। क्या ब्रेटन वुड्स नाम की एक जगह है, वहाँ पे इकट्ठा होते हैं। इकट्ठा होने के बाद उन्होंने एक चीज़ तय की, और वो क्या चीज़ तय की कि हम इस महामंदी से बचने के लिए, महामंदी को दूर रखने के लिए कुछ संस्थाओं का निर्माण करेंगे। और उन्होंने 3 संस्थाओं के निर्माण की कोशिश की। पहली कोशिश की उन्होंने विश्व बैंक के निर्माण की, दूसरा उन्होंने IMF या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की निर्माण की, और तीसरा था ITO, इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसके निर्माण की बातचीत कही। अब अंत में देखें तो 2 चीज़ों के तो निर्माण हो गए, मतलब IMF का निर्माण हो गया और हमारे विश्व बैंक का निर्माण हो गया। लेकिन जो ITO की बात कर रहे थे हम, जो इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन था, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संघ, तो इसका निर्माण नहीं हो पाया। और ये हमारे WTO के रूप में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के रूप में 1995 में बन के आता है। तो उनमें से एक संस्था थी हमारी वर्ल्ड बैंक, और IMF, 2 संस्थाएं थी। इनको ब्रेटन वुड्स सिस्टर्स भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये ब्रेटन वुड जो समझौता हुआ था उसके तहत बनी थी। तो शुरुआत करते हैं इनमें से एक संस्था की आज, और संस्था का नाम हमारे विश्व बैंक। तो स्थापना की बात करें, जो हमारे ब्रेटन वुड का समझौता हुआ था उसी के आधार पर 27 दिसंबर 1945 को इसकी स्थापना होती है। इसका मुख्यालय कहाँ बनाया गया? इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC, जो हमारे कहाँ पड़ता है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। यहाँ इसकी स्थापना की जाती है, मतलब इसका मुख्यालय। अब बात करें वर्तमान में कितने सदस्य हैं इसके? वर्तमान में इसके 189 देश सदस्य बनाए गए। अब बात करेंगे इसका उद्देश्य क्या है, मतलब इसको जो हमारा विश्व बैंक है, तो विश्व बैंक बनाने का क्या उद्देश्य है। उद्देश्य की बात करें तो विश्व में विकास और पुनर्निर्माण का कार्य करना। इसके लिए अल्प विकसित और विकासशील राष्ट्र हैं हमारे, उनको वित्त और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराना। क्या हमारे विश्व के अंदर विकास और पुनर्निर्माण के कार्य के लिए क्या करना है? जो अल्प विकसित और हमारे विकासशील देश है, उन देशों को क्या वित्त और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराना। देशों में गरीबी को कम करना और जीवन स्तर ऊंचा उठाना। क्या करना? देशों में गरीबी को कम करना, साथ ही साथ जीवन स्तर को ऊंचा उठाना। स्वास्थ्य सुधार, सामाजिक विकास और पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा देना। तो ये हमारी दुनिया के अंदर क्या करना है? जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, स्वास्थ्य में सुधार करना, सामाजिक विकास और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना भी इसका उद्देश्य है। विश्व में शांति स्थापना और विश्व अर्थव्यवस्था में समृद्धि लाना। क्या? विश्व में शांति स्थापना और विश्व अर्थव्यवस्था में समृद्धि लाना भी इसका एक उद्देश्य है। बात करें विश्व में सुशासन की दिशा में भी ये कार्य करता है। किसके लिए? सुशासन की दिशा में भी ये कार्य करता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना और वैश्विक स्तर पर वित्तीय जो समानता है उसको सुनिश्चित करना। ये हमारे विश्व बैंक के कुछ प्राइम उद्देश्य हैं। अब बात करते हैं विश्व बैंक में संरचना की। तो विश्व बैंक में संरचना किस तरह से बनी हुई है, ये विश्व बैंक में किस तरह से कार्य करते हैं लोग। सबसे ऊपर होता है हमारा MD, जिसे प्रबंध निदेशक या हमारा मैनेजिंग डायरेक्टर कहते हैं, जो हमारे एक होता है। क्या होता है? एक होता है हमारे MD, और ये विश्व बैंक का प्रबंधक निदेशक होता है। और ये
कहाँ प्रावधान किया गया था? ये हमारे ब्रेटन वुड्स का प्रावधान है। एक एमडी होगा जो विश्व बैंक का प्रबंध निदेशक होगा। फिर इसके नीचे काम करेगी कार्यकारी परिषद, मतलब एग्जीक्यूटिव काउंसिल काम करेगी ईसी। इस परिषद में कितने सदस्य होते हैं? 24 सदस्य होते हैं। 8 सदस्य तो स्थायी होते हैं, 16 सदस्य क्या होते हैं? अस्थायी होते हैं। आप ये याद रखना। इस परिषद में क्या 24 सदस्य होते हैं हमारे एग्जीक्यूटिव काउंसिल कार्यकारी परिषद में। इसमें 8 तो स्थायी सदस्य और 16 अस्थायी सदस्य होते हैं। इसके नीचे कार्य करती है हमारे बोर्ड ऑफ गवर्नेंस। क्या इसके नीचे होती है हमारे बोर्ड ऑफ गवर्नेंस? मतलब कि विश्व बैंक के सभी सदस्य इसके सदस्य होते हैं। जो हमारे बोर्ड ऑफ गवर्नेंस है, तो बोर्ड ऑफ गवर्नेंस के सभी विश्व बैंक के जितने भी सदस्य होंगे वो सारे के सारे इस बोर्ड ऑफ गवर्नेंस के सदस्य होते हैं। ये विश्व बैंक की सबसे बड़ी नीति निर्माता संस्था होती है। कौन? बोर्ड ऑफ गवर्नेंस क्या होती है? विश्व बैंक के सभी सदस्य इसके सदस्य होते हैं। साथ ही साथ ये विश्व बैंक की सबसे बड़ी निर्माता संस्था होती है, मतलब बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की बात कर रहे हैं। ये सबसे नीचे का पार्ट होती है। अब हम बात करेंगे इसकी कि जो हमारा विश्व बैंक होता है, तो विश्व बैंक के अंदर क्या है? 5 संस्थाएं कार्य करती है। क्या 5 संस्थाओं को मिला करके विश्व बैंक माना जाता है, या विश्व बैंक के अंदर 5 संस्थाओं को एक साथ गिना जाता है। तो उन संस्थाओं को एक एक करके हम गिनेंगे और एक एक करके उनके कार्य और उनका योगदान देखेंगे। शुरुआत करते हैं पहली संस्था की। पहली संस्था हमारी IBRD। IBRD मतलब इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। जब भी हमारा कोई विश्व युद्ध हुआ, चाहे पहला विश्व युद्ध हुआ हो चाहे दूसरा विश्व युद्ध हुआ हो, उसमें सबसे बड़ी समस्या आती थी कि जो हमारी संस्थाएं होती थी, हमारे जो रोड होते हैं या फिर जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें कि हमारा जो अवसंरचनात्मक चीज़ें होती है उनको बर्बाद कर दिया जाता है। युद्ध के अंदर सबसे तेज़ी से यही चीज़ क्षतिग्रस्त होती है। तो हमारे जो विश्व बैंक की संस्था थी, पहली संस्था बनाई गई ताकि उन संरचनाओं की जो क्षतिग्रस्त हो गए उनको पुनर्निर्माण किया जा सके। साथ ही साथ जो देश पिछड़ गए हैं विकास में उनको आगे बढ़ाया जा सके। तो नाम भी इसका वैसा ही रखा गया है, पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक। मतलब जो क्षतिग्रस्त संस्थाएं हैं उनका हमें क्या करना है? पुनर्निर्माण करना है, और जो विकास में पीछे रह गए हैं उनको विकास के लिए आगे बढ़ाना है। तो नाम भी वैसा है, पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक, मतलब इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IBRD। बात करें जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ 1945 के अंदर, तो सबसे पहला काम ही इसकी स्थापना की बात होती है कि इसकी स्थापना कब होती है? 1945 में। क्यों? क्योंकि जैसे विश्व युद्ध खत्म हुआ सबके ध्यान में यही चीज़ आई कि हम जो संस्थान पीछे रह गए हैं, जो देश पीछे रह गए हैं, उनको आगे बढ़ाना है। साथ ही साथ जो संस्थाएं खत्म हो चुकी है, क्षतिग्रस्त हो चुकी है, उनको सुधारना है। इसका मुख्यालय कहाँ? वाशिंगटन DC में है। जो हमारे USA अमेरिका है, तो हमारे इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में। वर्तमान इसके अध्यक्ष कौन है? अजय बंगा। आप ये याद रखेंगे। वर्तमान में आज जब इस लेक्चर बनाया जा रहा है, ये मार्च 2025 में लेक्चर बन रहा है, तो इसकी बात करते इसका अध्यक्ष कौन है? हमारे अजय बंगा, जो 2023 से इसके अध्यक्ष है। अब बात करें IBRD की, तो IBRD क्या है? हमारी कंपनी की तरह काम करता है। जैसे कंपनियां काम करती है उसी तरीके से IBRD काम करता है। अब बात करें इसके जो सदस्य हैं, देश है, और निर्माण और पुनर्विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक मतलब IBRD में शेयरधारक होते हैं। तो जो भी इसके सदस्य होंगे, IBRD के इसके सदस्य होंगे, तो वो इसके भी सदस्य होंगे, IBRD के भी में शेयरधारक होते हैं, मतलब उसमें पैसा लगाते हैं। अब आप याद रखेंगे जो IBRD के सदस्य हैं उनको अपना हिस्से में से कुछ कुछ पैसा क्या है, इसके अंदर पैसा लगाना पड़ता है। तभी तो वैसे विश्व बैंक सबको आर्थिक सहायता देगा। आर्थिक सहायता देने के लिए उसका पैसा कहाँ से आएगा? जो सदस्य देश पैसा देंगे वही तो वो काम मिलेगा। तो इसलिए IBRD के अंदर वो उसके शेयर धारक भी होते हैं, मतलब पैसा लगाते हैं। जिस देश के पास अधिक शेयर होते हैं उस देश का मत मूल्य भी ज़्यादा होता है, मतलब उसके डिसीजन पावर भी ज़्यादा होते हैं। जैसे IBRD के अंदर जो मेरा अमेरिका है वो पहले नंबर पे होता है, लगभग 17 से 18% योगदान देता है जितना भी पैसा होता है उसका। तो वैसे ही और IBRD में भारत का क्या योगदान है? भारत का योगदान है 2.91%। मतलब यदि लिस्ट में देखें तो भारत 7वें नंबर पे आता है IBRD या फिर विश्व बैंक के अंदर योगदान करने के अंदर। तो आप याद रखेंगे भारत कौन से नंबर पे आता है? भारत 7वें नंबर पे आता है, और उसका शेयर कितना है? 2.91%। अब बात करेंगे पुनर्निर्माण और विकास के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय बैंक है IBRD। तो ये बैंक क्या क्या काम करता है? पहला काम होता है कि विश्व युद्ध में जो ध्वस्त हो गए आधारभूत ढांचे उनके पुनर्निर्माण के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना इसका प्राथमिक काम है।
फिर इसके द्वारा विकासात्मक गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करवाई जाती है। इसके द्वारा क्या किया जाता है, विकासात्मक जो गतिविधियां हैं उन गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करवाई जाती है, जैसे भौतिक आधारभूत ढांचे का निर्माण, शिक्षा, चिकित्सा, गरीबी निवारण, तो ऐसे कार्य किए जाते हैं। इसके द्वारा क्या होता है, सदस्य देशों के बीच आर्थिक सहयोग को प्रोत्साहित भी किया जाता है। क्यों? क्योंकि जब भी विश्व युद्ध होते हैं तो एक देश दूसरे देश पे अविश्वास करने लगता है, तो इस अविश्वास को दूर करने का काम भी हमारे IBRD के द्वारा किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये सदस्य देश होते हैं, इनको आर्थिक सहयोग से प्रोत्साहित भी करते हैं। इनके द्वारा सदस्य देशों को आर्थिक सलाह भी उपलब्ध कराई जाती है, केवल पैसा ही नहीं दिया जाता, साथ ही साथ सपोर्ट भी किया जाता है। इनके द्वारा सदस्य देशों को आर्थिक सुधार करने के लिए प्रेरित किया जाता है। कई बार क्या होता है, देश के अंदर सही गतिविधियां नहीं चल रही होती, जैसे भारत के अंदर सही गतिविधियां नहीं चल रही थी। 1991 में भारत के अंदर LPG रिफॉर्म किए जाते हैं, तभी भारत की क्या अर्थव्यवस्था खुलती है और भारत तेजी से विकास करने लगता है। तो वही बात कि यह क्या है, सदस्य देश होते हैं उनके आर्थिक सुधार करने के लिए प्रेरित भी करता है कि ये वाली चीज़ें करेंगे तो देश काफ़ी आगे बढ़ेगा। फिर जो हमारा IBRD है, तो IBRD के द्वारा 2 रिपोर्टें छापी जाती है। रिपोर्टों की बात करें तो कौन कौन सी रिपोर्ट है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट और एक हमारा वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, क्या विश्व विकास रिपोर्ट और हमारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, ये 2 रिपोर्टें छापी जाती है। फिर बात करें, एक एग्रीमेंट हुआ था, टैसिट एग्रीमेंट। कौन सा एग्रीमेंट है, टैसिट एग्रीमेंट। तो टैसिट एग्रीमेंट की बात करें तो टैसिट एग्रीमेंट हमारे अमेरिका और यूरोप के बीच में एक अलिखित समझौता है, मतलब एक केवल एक समझदारी वाला समझौता है, न कि कहीं लिखा हुआ है ऐसा समझौता। एक टैसिट एग्रीमेंट हुआ है जिसके तहत विश्व बैंक का प्रमुख या अध्यक्षता सदैव एक अमेरिकी आदमी बनेगा और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रमुख हमेशा एक यूरोपीय नागरिक बनेगा। तो ऐसा एक टैसिट एग्रीमेंट हुआ है अमेरिका और यूरोप के बीच में, जो क्या है, एक अलिखित समझौता है। फिर बात करें अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, ये हमारी दूसरी एजेंसी है। क्या दूसरी एजेंसी है IBRD के बाद में? दूसरी एजेंसी कौन सी है, IDA। अब जैसे हमारे देश के अंदर होता है उसी तरह हमारी सारी दुनिया में भी वैसा ही होता है। तो दूसरी एजेंसी हमारे आते हैं इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, नाम में क्या है, विकास। क्या नाम में क्या है, विकास। तो इसकी स्थापना 1960 में की गई थी। क्या 1960 में उसकी स्थापना की गई थी। क्यों? क्योंकि हमने 1945 में तो IBRD की स्थापना कर दी। अब जितनी भी संस्थाएं बननी थी वो 15 साल में तो बन के तैयार हो गई होगी। अब तैयार हो गई होगी तो अब क्या करना है, अब देशों को क्या विकास के लिए आगे बढ़ाना है। तो इसलिए IBRD और IDA दोनों को मिलाकर के हम क्या बोलते हैं, विश्व बैंक कहते हैं। अब क्या है कि जैसे ये विश्व बैंक की क्या सॉफ्ट लोन विंडो है। सॉफ्ट लोन विंडो का मतलब होता है कि इसमें क्या है, आसानी से लोन मिल जाता है। एक तो आसानी से लोन मिल जाता है और एक इसमें छूट भी मिलती है, ब्याज में भी छूट मिलती है। क्या, ब्याज में भी छूट मिलती है और कम से कम ब्याज लगता है, इसे कहते हैं सॉफ्ट लोन विंडो। तो ये विश्व बैंक की क्या है, सॉफ्ट लोन विंडो है। अब इसमें क्या दीर्घकालीन ऋण सब्सिडी के रूप में मिलता है। मतलब क्या है, एक तो सब्सिडी के रूप में मतलब कम ब्याज पर लोन मिल जाएगा और वो भी एक लंबे समय के बाद चुकाना होगा। तो इस तरह के लोन हमारे किसके द्वारा मिलते हैं, IDA के द्वारा मिलते हैं। देशों की जो आधारभूत और आर्थिक सेवाएं होती हैं उनके विकास के लिए दिया जाता है ये लोन। कहीं आप ये ना सोचें कि लोन लेके क्या मिसाइलें खरीद ले, हमें रक्षा प्रोग्राम है उसको आगे बढ़ा दें, या फिर कोई और प्रोग्राम जैसे लग्जरी होटल्स है इनका निर्माण कर दें। तो हमारी ऐसी चीज़ों का निर्माण नहीं किया जा सकता। हमारी इस अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ के से प्राप्त जो पैसा होता है उसके माध्यम से, इसके माध्यम से तो केवल क्या किया जा सकता है, हमारा आधारभूत निर्माण, जैसे रोड बनाना है, पुलिया बनानी है, या फिर हमें कोई सॉफ्टवेयर बनाने हैं, या फिर हमारे कोई आर्थिक सेवाएं होती है, जैसे हमारा पैसा रुका हुआ है या एक्सपोर्ट के लिए पोर्ट का निर्माण करना, रेलवे लाइन, इन सब के लिए तो लोन चाहिए, तो ये आसानी से मिल जाएगा। इसके तहत क्या होता है, गरीब देशों को अनुदान और सस्ते ऋण उपलब्ध करवाए जाते हैं। इसके तहत क्या होता है, जो हमारे गरीब देश होते हैं तो गरीब देशों को अनुदान और सस्ते ऋण उपलब्ध कराए जाते हैं। अब बात करें तो दुनिया में सबसे ज़्यादा पैसा कौन प्राप्त करता है इससे, तो इससे प्राप्त कौन करेगा, हम सबसे आगे हैं इस मामले में पैसा प्राप्त करने में। आप ये ना माने कि यदि कोई कहे आपसे कि जैसे हमारा IBRD है और IDA है, इनसे दोनों से मिला करके सबसे ज़्यादा पैसा भारत प्राप्त करता है, तो कहीं भारत कोई गरीब देश तो नहीं है, या फिर कहीं वो कहते हैं ना कि जैसे पाकिस्तान के लिए कहा जाता है, नहीं, आपको ये नहीं कहना है। क्यों? क्योंकि भारत के अंदर सबसे ज़्यादा विकास के कार्य किए जाते हैं, विकास की परियोजनाएं सबसे तेज़ी से चलती है और सबसे ज़्यादा की जाती है। साथ ही साथ भारत क्या है, IBRD के अंदर 7वां सबसे बड़ा निवेशक भी है। तो इस वजह से भारत के क्या है, $19.81 बिलियन
की इससे मदद अब तक ले चुका है, क्योंकि भारत के अंदर सबसे ज़्यादा विकास की परियोजनाएं क्रियान्वित की जाती हैं और भारत को भी इससे ज़्यादा फायदा होता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, ब्याज कम से कम देना पड़ता है। यदि भारत सरकार हमारे आंतरिक स्रोत या फिर बाह्य लोन या कर्ज इनसे पैसा प्राप्त करती है तो इस भारत सरकार को उच्च जो ब्याज दर है वो देनी पड़ती है, लेकिन हमारे IDA से जो हमारा लोन प्राप्त होता है सरकार को, उसमें कम से कम ब्याज देना पड़ता है, तो सरकार के लिए भी ज़्यादा फायदेमंद रहता है। बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम जो हमारे IFC है। अब पहली वाली संस्था बनी है हमारे IBRD के थ्रू हमने क्या किया, IBRD के थ्रू हमने रिकन्स्ट्रक्शन का काम किया, मतलब पुनर्निर्माण का काम किया और डेवलपमेंट का काम किया। फिर IDA है, IDA का मतलब सरकार को पैसा चाहिए, क्या सरकार को पैसा चाहिए तो हमने IDA के थ्रू दे दिया। अब सरकार को पैसा नहीं चाहिए, अब क्या है, कुछ कंपनियां जैसे हमारी बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, जैसे हमारा टाटा है, महिंद्रा है, इन्फोसिस है और भी बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं, जैसे रिलायंस है, BSNL है और फिर कई हमारी कंपनियां हैं जो अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां हैं, अंतर्राष्ट्रीय कहें या फिर मल्टीनेशनल या बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं जो एक देश की बजाय कई देशों के अंदर अपने कार्य को या व्यापार को संचालित करती है। जब ऐसी कंपनियां जैसे पेप्सी कंपनी है, बाहर की कंपनी है, कोका कोला, तो बहुत सारी दूसरी कंपनियां भी वो मल्टीनेशनल कंपनियां होती है, MNCs होती है, जब इनको पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो वो पैसे लेने के लिए कहाँ जाएंगे, तो उनके लिए विश्व बैंक में एक नई संस्था है, और संस्था कौन सी, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, जिसे इंटरनेशनल क्या फाइनेंस कॉर्पोरेशन कहेंगे, ये नेशन नहीं है, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन कहेंगे। अब इसकी स्थापना 1956 में कर दी गई थी। क्यों? क्योंकि जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं वो बननी शुरू हो गई थी। ये विश्व बैंक की वाणिज्यिक शाखा है। क्यों? क्योंकि अब क्या है, कमाने का नंबर आ गया। अब तो क्या है, इससे पहले तो हमने जो संस्थाएं देखी थी वह केवल कार्य करती थी, सरकार का विकास का ध्यान रखती थी, देशों का ध्यान रखती थी, देशों के अंदर विकास का ध्यान रखती थी, ये सारे करती थी। अब पैसा कहाँ से कमाएं, तो पैसा कमाने की संस्था आ जाती है हमारी कौन सी, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, जो किसको पैसा देती है, कंपनियों को। तो ये विश्व बैंक की समूह की वाणिज्यिक शाखा है। यह निजी क्षेत्र को, प्राइवेट सेक्टर को वाणिज्यिक दरों पर लोन उपलब्ध कराती है, मतलब ऊंची और बड़ी दरें होती है, मतलब ज़्यादा ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराते हैं। अब आप ये ना सोचे ज़्यादा पे कोई क्यों लेगा, ये ज़्यादा होती है लेकिन इतनी भी ज़्यादा नहीं होती है। क्या ये जैसे बैंकों से लोन लेते हैं उससे ज़्यादा नहीं होती, उससे कम ही होती है, लेकिन ये सॉफ्ट लोन विंडो है उससे तो ज़्यादा ही होती है। तो यह है कि निजी क्षेत्र को सलाह भी उपलब्ध कराता है कि कौन सी जगह इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन सी जगह कार्य करना है, कौन सी जगह नहीं करना। निजी निवेश को गतिशील करने में उत्प्रेरक की भूमिका निभाता है। क्या निजी निवेश को गतिशील करने में क्या उत्प्रेरक की भूमिका निभाता है। पहले क्या है, ये IBRD के साथ काम करता था। किसके साथ? IBRD के साथ काम करता था। अब उसने कहा कि मैं तो अलग ही काम करूँगा, तो उनको कहा भैया तू अलग ही काम कर ले। क्यों? क्योंकि तू कमाऊ पूत है, और कमाऊ पूत को एक कमरा अलग ही दिया जाता है रहने के लिए। तो वही बात है, IBRD विश्व बैंक समूह के अंदर सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाली संस्था है, मतलब इनकम करने वाली संस्था है, तो उसको अलग ही कार्य दिया गया, अलग ही वो है, उसने कहा कि मैं अलग से कार्य करूँगा। भारत में निवेश बढ़ाने के लिए इसने मसाला बॉन्ड जारी किए थे। भारत में क्या निवेश को बढ़ाने के लिए क्या जारी किए थे इसने? मसाला बॉन्ड जारी किए थे। फिर आती है हमारे बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी। क्या? बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी। अब सबसे बड़ा पंगा होता है कि निवेश करने वाले राजी, करवाने वाले राजी, लेकिन जब गौर से देखा गया तो ऐसा देखा गया कि जैसे वो जो बड़े बड़े राष्ट्र हैं, जैसे चीन है, अमेरिका, यूरोपियन यूनियन के जो देश है, और बड़े बड़े डेवलप्ड या फिर हाईली डेवलपिंग के जो कंट्रीज़ है, उन देशों के अंदर ही निवेश सबसे ज़्यादा होता है, करने वाले भी यही और फिर यहाँ पे निवेश होने वाला भी यही। लेकिन जो हमारे अफ्रीका के देश हैं, हमारे नॉर्थ ईस्ट के देश हैं, हमारे वेस्ट एशिया के देश हैं, और ऐसे साउथ अमेरिका के देश, तो ऐसे कई देश हैं दुनिया के अंदर जहाँ कोई निवेश करना ही नहीं चाहता। अब सबसे बड़ा पंगा होता है ऐसा निवेश क्यों नहीं किया जाता वहाँ पे। पहली बात होती है कि वहाँ क्या राजनीतिक अस्थिरता होती है। क्या होती है? राजनीतिक अस्थिरता, मतलब सरकार टिकती नहीं है, साथ ही साथ गृह युद्ध जैसी स्थितियाँ होती है, लड़ाइयाँ होती है, अशिक्षा होती है। तो ऐसी वजह से, इस वजह से क्या कि सभी कंपनियों को और सभी सरकारों को डर लगता है कि यहाँ इन देशों के अंदर निवेश करने से उनका पैसा डूब सकता है। तो कोई फिर वही बात होती है कि इनसे ये देश का क्या काफ़ी ज़्यादा पिछड़े रह जाएंगे अगर इनके अंदर कोई निवेश करेगा ही नहीं। तो अगर इनके अंदर निवेश नहीं करेगा तो इनके जो विकास होगा नहीं, और फिर ये क्या जो अराजक तत्व है उनको जन्म देना शुरू करते हैं।
तो कोई भी नहीं चाहता है दुनिया के अंदर किसी भी एरिया में अराजक तत्व जन्म ले। जैसे हमारा आईसिस का जन्म हो गया था अराजक तत्व के रूप में। तो फिर क्या है, हमारी विश्व बैंक समूह के अंदर एक चौथी संस्था बनती है MIGA, MIGA, जिसे कहते हैं बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी। अब ये क्या कहते हैं, निवेश करने की गारंटी देती है। क्या कहती है, निवेश करने की गारंटी देती है कि सभी सरकारों को और सभी कंपनियों को कहती है कि भैया तुम इन देशों, जैसे हमारे बुरुंडी है, हमारे सूडान है, दक्षिणी सूडान, उत्तरी सूडान, फिर हमारे मालावी है, अंगोला है, तो अफ्रीका के कई ऐसे देश जहाँ पे गृह युद्ध या फिर जो हमारे राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति चल रही है, वहाँ पे आप निवेश करो। यदि आपका पैसा डूब जाता है, क्या, यदि आपको ये नुकसान होता है तो इसका हम बीमा करके देते हैं। बीमा का मतलब आपका डूबा हुआ पैसा हम देंगे आपको। यदि क्यों, क्योंकि यदि डूब जाता है तो एक संभावना रहती है डूबने की, तो लेकिन यदि कार्य किया तो वो देश भी थोड़े विकास की राह पे आते हैं और दुनिया के अंदर अराजकता कम से कम फैलती है। तो इसकी शुरुआत करते हैं। MIGA मतलब मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। तो इसकी स्थापना हमारे 1988 में की गई थी। कब की गई थी? 1988 में की गई थी। यह क्या, निवेश के लिए बीमा उपलब्ध करवाता है कि उन देशों के अंदर यदि आप निवेश करते हो और आपका पैसा डूब जाएगा तो इसकी गारंटी हम देते हैं बीमा करके। इंश्योरेंस आपका ये एक तरह का कि हम देंगे आपको पैसा। इसके द्वारा ऐसे देशों में निवेश को प्रोत्साहित किया जाता है जो राजनीतिक अस्थिरता, गृह युद्ध के दौर से गुजर रहे हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनी को बीमा कंपनी की तरह गारंटी स्कीम देना। क्या, बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो क्या है ऐसे देशों में अपनी जो कार्यालय, फैक्ट्रियां ये बनाए, अगर उनका पैसा डूबता है तो ये बीमे के रूप में पैसा दे देगी। तो इनको एक तरह की गारंटी स्कीम देना है। फिर विदेशी निवेश संबंधी जो तकनीकी सूचनाएं और सहायता उपलब्ध कराना, कि वहाँ जो कंपनियां बनेगी, कंपनियां लगेगी, उनको तकनीकी सूचनाएं और सहायता उपलब्ध कराना। फिर आती है हमारी 4 संस्थाएं तो हमने देख ली। अब सबसे बड़ा पंगा आता है व्यापार करने में कि यदि एक कंपनी ने दूसरी जगह पे निवेश कर दिया, फैक्ट्री खोल ली, कोई परियोजना में इन्वेस्टमेंट कर दिया, अब यदि कोई पंगा हो जाता है तो उस पंगे का सुलझावड़ा कहाँ होगा, क्या, तो उसका पंगे का निपटान कैसे किया जाए, इसके लिए फिर 5वीं एजेंसी बनाई गई, ICSID। क्या, ICSID एक नई एजेंसी बनाई गई। अब क्या था कि इसे कहते हैं हमारे निवेश विवादों के निपटारे के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, तो इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। तो नाम में वैसे ये कि एक इंटरनेशनल सेंटर बनाया गया है जो सेटलमेंट के लिए, किसके लिए, सेटलमेंट के लिए, जो इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट है, निवेश के विवाद है, उसको सेटलमेंट करने के लिए बनाया गया है। इसकी स्थापना 1966 में की गई थी। क्यों, क्योंकि धीरे धीरे विवादों ने तब शुरू हो गए। इसका कार्य अंतर्राष्ट्रीय निवेश संबंधी जो विवाद है उनको हल करना था। क्या, इसका कार्य क्या है, अंतर्राष्ट्रीय निवेश संबंधी जो विवाद है उनको हल करना था। पहले भारत क्या है, इस जो संस्था थी हमारी ICSID, इसका सदस्य हुआ करता था। लेकिन एक एनरॉन कंपनी आई। क्या, भारत के अंदर एक एनरॉन कंपनी आई थी, जो भारत के अंदर जो दादरी प्रोजेक्ट था, महाराष्ट्र के अंदर एक दादरी प्रोजेक्ट था, इसके अंदर इस कंपनी ने पैसा लगाया। अब पैसा लगाने के बाद क्या है कि इसका प्रोजेक्ट ज़्यादा ज़्यादा खींचने लग गया। क्या, ज़्यादा ज़्यादा खींचने लग गया और इस कंपनी को घाटा होने लगा। तो इसने ICSID के अंदर कंप्लेंट कर दी भारत सरकार की। उस समय भारत क्या है, इसका सदस्य हुआ करता था। अब क्या है कि ICSID के द्वारा जो फैसला दिया गया वो भारत के खिलाफ दिया गया। भारत के खिलाफ देने का मतलब है कि भारत का पक्ष क्या पूर्ण रूप से सुना ही नहीं गया, तो भारत ने क्या इसकी सदस्यता त्याग दी। अब भारत क्या इसका सदस्य नहीं है। क्यों, क्योंकि इससे भारत को और जो हमारे विकासशील देश है इनको एक सबक मिलता है कि इसमें यदि कोई विवाद होता है और विवाद का सुलझावड़ा होता है तो हमारे जो विकसित देश है या प्रभुत्वशाली देश है तो इनके पक्ष में ही जो केस का जो हल होगा उनके पक्ष में किए जाने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो भारत क्या है, इस विवाद को नहीं सुलझाने के कारण इस संस्था का सदस्य नहीं है, मतलब इस संस्था का साथ छोड़ देता है भारत। क्यों, क्योंकि इसकी सदस्यता क्या है, संप्रभुता हानि की द्योतक है। क्यों, क्योंकि इस बार क्या है, जैसे मान लो कोई इसका सदस्य रहेगा और उसके खिलाफ यदि फैसला सुनाया जाएगा जबकि वो नहीं होना चाहिए, तब भी उसको मानना पड़ेगा ज़बरदस्ती। तो ये तो क्या है, आपकी संप्रभुता के नुकसान पहुंचाने वाली बात है। तो भारत अपनी संप्रभुता को आँच नहीं आने देगा, चाहे कुछ भी हो, तो भारत इसको छोड़ देता है। अब बात करते हैं विश्व बैंक की। तो विश्व बैंक भारत में बहुत सारी योजनाएं चलाता है। भारत के विश्व बैंक में विश्व बैंक बहुत सारी योजनाएं चलाता है। जैसे कौन कौन सी योजनाएं जो विश्व बैंक भारत में चलाता है, तो उसकी बात करें तो हमारे जैसे कौशल भारत मिशन ऑपरेशन, स्वच्छ भारत मिशन,
राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन परियोजना, आपसे पूछ लिया जाए कौन कौन सी योजना है, 2-5 का नाम बताओ तो आपको बता देते हैं, 10 का तो नाम बता देते हैं। राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन परियोजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका परियोजना, समन्वित बाल विकास सेवाएं जो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज है, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम नियंत्रण सहायता परियोजना, गरीबों के लिए आवास योजना, राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना, राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना, पूर्वी समर्पित फ्रेट कॉरिडोर जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के एरिया के लिए जो व्यापार की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए हमारे पूर्वी समर्पित फ्रेट कॉरिडोर की स्थापना की गई है। तो ये हमारे कुछ योजनाएं हैं जो हमारे क्या वर्ल्ड बैंक की सहायता से चलाई जा रही है। कौशल भारत मिशन ऑपरेशन, स्वच्छ भारत मिशन, राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन परियोजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, समन्वित बाल विकास सेवाएं ICDS, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण सहायता परियोजना, गरीबों के लिए आवास योजना, राष्ट्रीय जल विकास विज्ञान परियोजना, पूर्वी समर्पित फ्रेट कॉरिडोर आदि, ये सब है। अब हम बात करेंगे राजस्थान में विश्व बैंक के द्वारा कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही है। तो राजस्थान के अंदर चलाई जा रही योजनाओं की बात करते हैं। राजस्थान में विश्व बैंक के द्वारा वित्त पोषित कौन कौन सी योजनाएं। राजस्थान में विश्व बैंक और उससे संबंधित जो एजेंसियां हैं वित्त पोषित परियोजनाओं के आर्थिक पहलू मुख्य रूप से निवेश, विकास प्रभाव और आर्थिक स्थिरता से जुड़े हैं। तो इनकी बात करेंगे। अब ये क्या है, कृषि, जल प्रबंधन, परिवहन, स्वास्थ्य, इन क्षेत्रों के अंदर पैसा लगाती है। तो शुरुआत करते हैं। ये तो केवल ब्रीफ था, आप स्क्रीन को रोककर इनको पढ़ सकते हैं, लेकिन हम सीधे योजनाओं पे आते हैं। पहली योजना आती है राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धा परियोजना। अब आप सोचेंगे कि ये पहली परियोजना है, लेकिन ये हमारे RS मेंस 2023 का पहला ही क्वेश्चन था कि राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धा परियोजना के बारे में बताइए। यदि जो क्या है लाइटली पढ़ते हैं, लाइटली पढ़ने का मतलब है केवल चीज़ों को ऊपर ऊपर से देखते हैं, जबकि पहली चीज़ ये होनी चाहिए, जैसे विश्व बैंक सिलेबस का टॉपिक है तो दिमाग में ये आना चाहिए कि विश्व बैंक राजस्थान में क्या काम करता है। तो ये इस दिमाग में यदि सवाल आता है तो सवाल का जवाब पहली लाइन में आता है, राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धा योजना परियोजना ये चलाता है। जबकि परीक्षा में भी प्रश्न यही पूछा गया था, इसके बारे में बताइए। तो विश्व बैंक मतलब IBRD के द्वारा लगभग 1100 करोड़ रुपए का वित्त पोषण दिया जाता है इसके अंदर। और ये क्या करता है, कृषि उत्पादों में वृद्धि के लिए कार्य करता है, मतलब किसानों की आय बढ़ोतरी के लिए काम करता है, जल संसाधनों का कुशल उपयोग के लिए काम करता है, जल संकट को कम करके कृषि की स्थिरता को बढ़ाना, निर्यात क्षमता में सुधार करने के लिए कार्य करता है, अधिक कृषि उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने की सुविधा प्रदान करता है। फिर आती है हमारी दूसरी परियोजना, दूसरा कार्य हमारे विश्व बैंक का, तो राजस्थान ग्रामीण आजीविका परियोजना। तो इसमें विश्व बैंक के द्वारा लगभग 800 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। ये क्या क्या कार्य करता है, स्वरोजगार उद्यमिता को बढ़ावा देने की वाली बात करें तो महिलाओं और ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार के अवसर देता है, गरीबी में कमी के लिए कार्य करता है, मतलब ग्रामीण क्षेत्र में आर्थिक विकास और आय वृद्धि के लिए कार्य करता है। फिर MSME सेक्टर के विस्तार की बात करें तो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के विकास में सहयोग करता है। तो दूसरी परियोजना कौन सी हमारी, राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परियोजना RRLP। तीसरी परियोजना आती है राजस्थान सड़क क्षेत्र आधुनिकीकरण परियोजना। कौन सी, राजस्थान सड़क क्षेत्र आधुनिकीकरण परियोजना। तो विश्व बैंक के द्वारा क्या है, इसमें लगभग 1500 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। कितने, विश्व बैंक के द्वारा लगभग इसमें 1500 करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं। तो ये क्या कार्य करता है इसके बारे में देखें। तो बेहतर कनेक्टिविटी के लिए कार्य करता है, व्यापार वाणिज्य में वृद्धि, परिवहन लागत में कमी, इसके लिए कार्य करता है। नई नौकरियों की बात करें तो सड़क निर्माण और मरम्मत से स्थानीय जो रोजगार है इसके अवसरों को बढ़ाने की कार्य करता है। पर्यटन क्षेत्र में वृद्धि की कार्य करता है, तो पर्यटन स्थलों तक पहुंचने में सुधार की बात करते हैं, उनके रोड कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए कार्य करता है। तो परियोजना का नाम क्या था हमारे, ये था राजस्थान सड़क क्षेत्र आधुनिकीकरण परियोजना। फिर आती है राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्गठन परियोजना। क्या, राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्गठन परियोजना की बात करें तो विश्व बैंक के द्वारा लगभग 2000 करोड़ रुपए इसमें खर्च किए जाते हैं। अर्थव्यवस्था पर प्रभाव की बात करें तो सिंचाई दक्षता में सुधार का कार्य करता है, कृषि उत्पादन और किसानों के आय में वृद्धि के लिए कार्य करता है, जल संकट से राहत मतलब उद्योगों और शहरी जल आपूर्ति में सुधार के लिए कार्य करता है। स्वास्थ्य लाभ की बात करें तो स्वच्छ पेयजल और पेयजल आपूर्ति से जो बीमारियों में कमी है इसके लिए कार्य करता है। फिर राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास परियोजना की बात करें, क्या, राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास परियोजना तो एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा 3000 करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं। अर्थव्यवस्था पर प्रभाव की बात करें तो
शहरी आधारभूत ढांचे में सुधार मतलब रोजगार बढ़ाने और जीवन स्तर सुधारने में मदद करता है। रियल एस्टेट व्यापार का विकास करने में मदद करता है और परिवहन और अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार के लिए काम करता है। जो हमारे स्मार्ट सिटीज़ मिशन है उसके लिए कार्य करता है। जैसे हमारे काजू सिटियाँ हैं राजस्थान की, तो राजस्थान काजू सिटी में मतलब KAJU का के से कोटा, ए से अलवर, जे से जयपुर और यू से उदयपुर। तो हमारी 4 सिटीज़ है, इनको काजू सिटीज़ कहते हैं, जो हमारे स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत गिनी जाती है। फिर बात करें हमारे राजस्थान ऊर्जा दक्षता परियोजना या राजस्थान ऊर्जा दक्षता परियोजना की बात करें तो हमारे विश्व बैंक के द्वारा 1200 करोड़ रुपए इसके अंदर खर्च किए जाते हैं। अर्थव्यवस्था पर प्रभाव की बात करें तो हमारे घरेलू और औद्योगिक बिजली बिलों में इससे राहत मिलती है। नवीकरणीय ऊर्जा का विस्तार होता है, मतलब रोजगार के नए अवसर और हरित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है। फिर कार्बन उत्सर्जन में कमी की बात करें, क्या कार्बन उत्सर्जन में कमी की बात करें तो पर्यावरणीय और दीर्घकालिक आर्थिक लाभ भी होता है। फिर एक नई परियोजना आती है राजस्थान स्वास्थ्य प्रणाली परियोजना, तो विश्व बैंक के द्वारा 900 करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं इस पर। अर्थव्यवस्था पर प्रभाव की बात करें तो स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार, उत्पादकता में वृद्धि और श्रम शक्ति में दक्षता में सुधार के लिए कार्य किया जा रहा है। बीमारियों पर होने वाले खर्च में कमी होती है इससे, घरेलू बचत और गरीबी उन्मूलन में मदद मिलती है। स्वास्थ्य अवसंरचना में निवेश होता है, चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा मिलता है। फिर आती है हमारे अटल भूजल योजना, तो हमारे जो अटल भूजल योजना में 6000 करोड़ रुपए विश्व बैंक के द्वारा दिए जाते हैं। ये जल पुनर्भरण, जल प्रबंधन और भूजल स्तर को सुधारने में कार्य करता है। तो इस तरह हमारे ओवरऑल देखें तो राजस्थान में क्या है, विश्व बैंक के द्वारा बहुत ज़्यादा कार्य किया जाता है। अब हम देखेंगे समग्र आर्थिक प्रभाव की, जो हमारे राजस्थान के अंदर जो विश्व बैंक के द्वारा कार्य किया जाता है तो इससे क्या प्रभाव पड़ता है। इससे हमारे क्या राज्य की जो GDP है उसमें वृद्धि होती है, मतलब बुनियादी ढांचे और कृषि विकास से राज्य की कुल उत्पादन क्षमता बढ़ती है। रोजगार के अवसरों की बात करें तो निर्माण, कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्रों में लाखों नौकरियां उत्पन्न होती है। इससे क्या हमारे निर्माण, कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्रों में लाखों नौकरियां उत्पन्न होती है। फिर निजी निवेश को बढ़ावा की बात करें तो सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के बीच साझेदारी बढ़ती है इससे। फिर राजकोषीय संतुलन में सुधार, तो इन परियोजनाओं से उत्पन्न राजस्व राज्य की आर्थिक स्थिरता को मजबूत करेगा। जो राजस्व आता है, पैसा आता है, वो क्या करेगा, हमारे राज्य की आर्थिक स्थिरता को मजबूत करेगा। अब हम बात करेंगे राजस्थान के अंदर, ये तो विश्व बैंक की बात हो गई। अब विश्व बैंक के अलावा भी तो बहुत सारे संस्थान होते हैं जो राजस्थान में काम करते हैं, तो उनके बारे में बातचीत करेंगे, एक एक करके इनके बारे में बातचीत करना शुरू करेंगे। तो राज्य में कई अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान वित्त पोषित परियोजनाएं चलाते हैं, मतलब दुनिया की बहुत सारी संस्थाएं हैं जो राजस्थान के अंदर अपने कार्य करती है। परीक्षा में कई बार इनसे सवाल पूछे जाते हैं, जैसे RS प्री में 100% हमेशा इन परियोजनाओं से एक न एक सवाल तो आता ही रहता है। तो शुरू करते हैं इसमें। जैसे मुख्य रूप से हमारे JICA मतलब जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी, ADB मतलब एशियाई डेवलपमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक मतलब NDB, जर्मन विकास बैंक मतलब KfW। तो ये इस तरह से बहुत सारी संस्थाएं कार्य करती हैं। तो एक एक करके इनके बारे में देखते हैं। पहली परियोजना आती है राजस्थान वानिकी और जैव विविधता परियोजना, द्वितीय चरण की। क्या राजस्थान वानिकी और जैव विविधता परियोजना, इसकी वित्त पोषण एजेंसी की बात करते हैं AFD मतलब एजेंसी फ्रांसीज डी डेवलपमेंट। ये हमारी फ्रांस का एक नाम है, तो ये थोड़ा अजीब सा नाम है लेकिन नाम यही है। AFD मतलब एजेंसी फ्रांसीज डी डेवलपमेंट। अवधि की बात करें, किस अवधि के लिए कार्य करेगी, तो अप्रैल 23 से मार्च 31 तक, अप्रैल 23 से मार्च 31 तक ये कार्य करेगी राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना। तो इसका उद्देश्य क्या है, वन संरक्षण और जैव विविधता को बढ़ावा देना। कि वन संरक्षण और जैव विविधता को बढ़ावा देना कहाँ कार्य करेगी, ये राजस्थान के पूर्वी 13 जिलों में। कौन कौन से, हमारे पूर्वी कौन कौन से, अलवर, बारा, भीलवाड़ा, भरतपुर, बूंदी, दौसा, धौलपुर, जयपुर, झालावाड़, करौली, कोटा, सवाई माधोपुर और टोंक। तो ये हमारे कुछ ज़िले हैं, 13 ज़िले हैं। इन 13 ज़िलों के अंदर ये कार्य कर रहा राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना। द्वितीय चरण अप्रैल 23 से मार्च 31 तक चलेगी। दूसरी परियोजना आती है हमारी राजस्थान ग्रामीण जलापूर्ति एवं फ्लोरोसिस निराकरण परियोजना। कौन सी, राजस्थान ग्रामीण जलापूर्ति एवं फ्लोरोसिस निराकरण परियोजना। ये चलती है हमारे खासकर नागौर वाले एरिया के अंदर, क्योंकि फ्लोरोसिस वहाँ समस्या सबसे ज़्यादा वहीं रहती है। लेकिन इसके साथ अब क्या है, इसका कार्य क्षेत्र भी बदल दिया गया है।
वित्त पोषण एजेंसी की बात करें तो जीका इसके अंदर सबसे ज़्यादा पैसे दे रहा है। जीका मतलब अपन जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी। इसकी अवधि की बात करें तो जुलाई 21 से दिसंबर 27 तक कार्य करेगी ये। क्या कार्य करेगी? पेयजल आपूर्ति में सुधार करना और फ्लोरोसिस उन्मूलन में। पहले ये क्या है कि कार्य करती थी नागौर के अंदर, अब कार्य कर रही है झुंझुनू और बाड़मेर में। आप ही याद करेंगे क्योंकि कंफ्यूजन करने के लिए परीक्षा में सवाल आ सकता है एबेसद में कि नागौर क्यों, क्योंकि फ्लोरोसिस सबसे ज़्यादा क्या नागौर में होती है, लेकिन इस बार ये एजेंसी नागौर में नहीं बल्कि झुंझुनू और बाड़मेर में कार्य कर रही है। फिर आती है हमारी ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर परियोजना के अंतर्गत अंतर्राज्यीय विद्युत प्रसारण। मतलब जो हमारी ग्रीन एनर्जी है, जैसे हमारा सोलर है, हमारे विंड एनर्जी है, इससे जो बनने वाली लाइट है उसके लिए ट्रांसमिशन तो चाहिए ही चाहिए। ट्रांसमिशन मतलब प्रसारण तंत्र तो चाहिए, क्योंकि जहाँ से बिजली बन रही है वहाँ से जो हमारे डिस्कॉम है, डिस्कॉम तक ले जाने के लिए लाइनें तो बिछानी पड़ेगी, तो इसके लिए भी पैसा चाहिए। तो हमारे जर्मनी की एक एजेंसी है KfW, क्या जर्मनी की एजेंसी है KfW, तो ये हमारे सबसे ज़्यादा पैसा लगा रही है इसके अंदर। अवधि की बात करें अक्टूबर 15 से दिसंबर 20 तक के लिए इसने कार्य किया था। ये पवन और सौर ऊर्जा के संचरण के लिए बुनियादी ढांचे का विकास कर रही है, किया है इसने। मतलब 2020 से आगे नहीं बढ़ी है, लेकिन परियोजना का नाम क्या है? ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर परियोजना के अंतर्गत अंतर्राज्यीय विद्युत प्रसारण तंत्र। अगली परियोजना आती है हमारी राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम। राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम चरण 3, तीसरे चरण की बात करते हैं। इसमें पैसे दे रहा कौन? ADB। तो विकास का कार्य कौन कर रहा है? हमारे ADB। अवधि की बात करें तो नवंबर 2015 से मार्च 2025 तक ये कार्य करेगा। अब क्या करे? शहरी क्षेत्र के शहरों के लिए तो ADB ही कार्य करेगा। तो राजस्थान के 12 शहरों में, कितने? 12 शहरों में जलापूर्ति और स्वच्छता सीवरेज में सुधार के लिए कार्य कर रहा है। 12 शहरों में राजस्थान के जलापूर्ति स्वच्छता सीवरेज में सुधार के लिए काम कर रहा है। फिर आता है राजस्थान मध्यम नगरीय क्षेत्र विकास परियोजना। क्या? राजस्थान मध्यम नगरीय क्षेत्र विकास परियोजना चतुर्थ चरण ट्रांच 1। ये भी हमारे ADB पैसा लगा रहा है। जनवरी 21 से नवंबर 28 तक काम करेगा। क्या? जनवरी 21 से नवंबर 28 तक काम करेगा और राजस्थान के 27 शहरों में जलापूर्ति और स्वच्छता सीवरेज सेवाओं का सुधार कार्य करेगा। फिर आता है राजस्थान मध्यम नगरीय क्षेत्र विकास परियोजना ट्रांच 2। इसमें पैसे की बात करते हैं ADB पैसा लगा रहा है। कौन पैसा लगा रहा है? ADB पैसा लगा रहा है। अवधि की बात करते हैं अप्रैल 23 से मई 2028 तक ये कार्य करेगा। अप्रैल 23 से मई 2028 तक कार्य करेगा। उद्देश्य की बात करते हैं राजस्थान के 16 शहरों में, कितने? राजस्थान के 16 शहरों में जलापूर्ति और स्वच्छता सीवरेज सेवाओं के सुधार का कार्य करेगा। फिर आती है मेरा राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम 1 ट्रांच 2। इसमें भी हमारा ADB पैसा लगा रहा है। दिसंबर 22 से सितंबर 2026 तक ये कार्य करेगा। उद्देश्य क्या है इसका? राजमार्गों के यातायात दक्षता और सुरक्षा में सुधार। क्या? राजमार्गों की यातायात सुरक्षा, यातायात दक्षता, सुरक्षा में सुधार इसका कार्य है। फिर राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम 2, इसमें हमारे विश्व बैंक पैसा लगा रहा है। तो अक्टूबर 19 से दिसंबर 24 तक, क्या अक्टूबर 19 से दिसंबर 24 तक इसी अवधि है। कार्य की बात करें तो चयनित राजमार्गों की यातायात प्रवाह में सुधार इसका कार्य है। क्या? चयनित राजमार्गों की यातायात प्रवाह में सुधार इसका कार्य है। फिर राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना, तो वित्त पोषण एजेंसी इसकी जीका है। वित्त पोषण एजेंसी कौन सी इसकी? जीका, जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी। तो अप्रैल 2017 से मार्च 2028 तक कार्य करेगी। उद्देश्य की बात करें तो सिंचाई परियोजनाओं का पुनर्वास और नवीनीकरण करना इसका कार्य है। 10वीं हमारी परियोजना आती है रेगिस्तान मरु क्षेत्र के लिए जल क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना। तो ये कौन कार्य कर रहा है? हमारे वित्त पोषण एजेंसी हमारे न्यू डेवलपमेंट बैंक। कौन है? न्यू डेवलपमेंट बैंक है हमारी, जो रेगिस्तान क्षेत्र के लिए। अवधि की बात करें तो मई 2018 से फरवरी 2025 तक ये कार्य करेगा। उद्देश्य की बात करें जो हमारे पश्चिमी जिले हैं, 10 जिले हैं, उनमें इंदिरा गांधी फीडर और मुख्य नहर की पुनर्संरचना करना है। तो इसमें 30% पैसा तो राज्य सरकार देगी और 70% पैसा न्यू डेवलपमेंट बैंक देगा। 10 जिलों की बात करें कौन कौन से हैं? श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर, बीकानेर, झुंझुनू, सीकर, जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर, ये 10 जिले हैं। इन 10 जिलों के अंदर ये कार्य करेगा। फिर राजस्थान में सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन के सुदृढ़ीकरण की परियोजना। वित्त पोषण एजेंसी हमारी विश्व बैंक। अवधि की बात करें जुलाई 18 से मार्च 25 तक। तो ये क्या कार्य करेगा? पारदर्शिता, जवाबदेही
और सार्वजनिक खर्च में दक्षता को बढ़ावा देना। तो विश्व बैंक इसका कार्य कर रहा है। कार्य क्या है? राजस्थान में सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन के सुदृढ़ीकरण की परियोजना है। फिर राजस्थान में ट्रांसमिशन सिस्टम हरित ऊर्जा गलियारा परियोजना। क्या? राजस्थान में ट्रांसमिशन सिस्टम हरित ऊर्जा गलियारा परियोजना द्वितीय। वित्त पोषण एजेंसी हमारी जर्मनी की है, KfW। नवंबर 2022 से अक्टूबर 2026 तक कार्य करेगी। तो राजस्थान के हनुमानगढ़, उदयपुर, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़। क्या? राजस्थान के हनुमानगढ़, उदयपुर, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़ में अक्षय ऊर्जा बिजली की जो निकासी है, इसके लिए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर चरण 2 के तहत ट्रांसमिशन योजना है। फिर आती है हमारी अगली योजना बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना। क्या? बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना की बात करें द्वितीय, तो इसकी वित्त पोषण एजेंसी हमारे विश्व बैंक और AIIB मतलब एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक, मतलब AIIB और विश्व बैंक दोनों मिलकर कार्य कर रहे हैं बांध पुनर्वास सुधार परियोजना द्वितीय में। अवधि की बात करें तो अप्रैल 2021 से मार्च 2027 तक ये कार्य करेगी। उद्देश्य की बात करें तो राजस्थान में चयनित बांधों की सुरक्षा और परिचालन प्रदर्शन को बढ़ावा देना है। क्या? चयनित बांधों की सुरक्षा और परिचालन प्रदर्शन को बढ़ावा देना। फिर राजस्थान जलवायु परिवर्तन प्रतिक्रिया और पारिस्थितिकी तंत्र सेवा संवर्धन, ये हमारी नई परियोजना है। क्या? राजस्थान जलवायु परिवर्तन प्रतिक्रिया और पारिस्थितिकी तंत्र सेवा संवर्धन। वित्त पोषण एजेंसी हमारी जीका है। अक्टूबर 24 से मार्च 2035 तक काम करेगी। और काम क्या है इसका? राजस्थान के 19 जिले अजमेर, बाड़मेर, बांसवाड़ा, बीकानेर, चूरू, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, जयपुर, जैसलमेर, नागौर, झुंझुनू, जोधपुर, नागौर, पाली, प्रतापगढ़, सीकर, सिरोही, राजसमंद, उदयपुर, इन एरिया में काम करती है। परियोजना का नाम क्या है? हमारे राजस्थान जलवायु परिवर्तन प्रतिक्रिया और पारिस्थितिकी तंत्र सेवा संवर्धन जी का काम कर रही है इसके अंदर। तो इन परियोजना के माध्यम से राजस्थान में विभिन्न क्षेत्रों में विकास और सुधार के प्रयास किए जा रहे हैं जो राज्य की समग्र प्रगति में सहायक है। तो लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो गया, लेकिन ये पूरे के पूरे टॉपिक को कवर करता है। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।